नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। तो आप सभी को पता चल चुका है कि ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। ब्रिक्स के अंदर 6 नए देशों को ऐड किया गया है और यानी अब ब्रिक्स प्लस 6 कहा जाएगा। हालांकि फॉर्मली इसका नाम आया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको ब्रिक्स प्लस 6 कहकर ही बुला रहे हैं। और ये जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, इनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। और यह जो 6 नए देश जोड़े गए हैं उनके नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान। तो ये 6 देश है जिनको ब्रिक्स के अंदर जोड़ा गया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके जुड़ने से ब्रिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ब्रिक्स का प्रभाव दुनिया पे बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, ये ब्रिक्स को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, क्या ब्रिक्स अब इन देशों के जुड़ने के बाद एक चाइना लेड ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि न्यूज आ रही थी कि इन देशों को जोड़ने के लिए ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसे देश विरोध कर रहे थे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। ब्रिक्स में 6 नए देश जोड़े जा चुके हैं और इनकी वजह से जो ब्रिक्स की ओवरऑल ताकत है, ओवरऑल प्रभाव है, वो भी बढ़ने वाला है। तो पहले जो ब्रिक्स में 5 मेंबर हुआ करते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अब बढ़ करके ये 11 मेंबर्स हो चुके हैं। और खास बात ये है कि ये जो ग्रुप है इस समय दुनिया की 46% आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब लगभग आधी आबादी को यह केवल ब्रिक्स ग्रुप ही रिप्रेजेंट कर रहा है, थैंक्स टू दी चाइना एंड इंडिया। क्योंकि इन दोनों देशों की आबादी इतनी ज्यादा है कि इन पूरे 11 देशों को मिला करके ये लगभग 46% होता है। तो यानी लगभग आधी आबादी को ये 11 देश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन चुका है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये जो ब्रिक्स देश हैं और इसके अलावा 6 अन्य मेंबर्स जुड़े हैं, उनकी ओवरऑल इकोनॉमी पूरी दुनिया की 30% है। यानी उनकी ओवरऑल जीडीपी पूरी दुनिया की 30% है। तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पूरा ग्रुप है एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप बन चुका है। और खास तौर से इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। इस ग्रुप से वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरी तरीके से बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ग्रुप होगा ये एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक होने वाला है। जो वेस्टर्न कंट्रीज की हेजिमनी को, उनके इकोनॉमिक हेजिमनी को, पूरी दुनिया में जो उनकी पोजीशन है उसको सीधे सीधे चैलेंज करेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से बात चल रही थी कि ब्रिक्स कंट्रीज डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती हैं, वह खुद की एक अपनी करेंसी ला सकती हैं जो आपस में ट्रेड करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करने जा रही हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन संभावना बनी हुई है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ही अपने नए करेंसीज को लॉन्च कर सकती हैं या खुद की जो एग्जिस्टिंग करेंसीज है उसमें ज्यादातर ट्रेड को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे डॉलर के ऊपर से इन देशों की निर्भरता बहुत ज्यादा कम होने वाली है। तो ये एक तरीके से एक अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जैसे संस्थान भी बनाए हुए हैं। उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमी पे IMF की हेजिमनी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से IMF पूरी दुनिया के कई देशों को उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के समय डेट प्रोवाइड करता है, कर्ज प्रोवाइड करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है ये भी वही काम करने वाला है। तो एक तरीके से जहां पे IMF में यूएस की हेजिमनी थी उसको तोड़ते हुए ये ब्रिक्स कंट्रीज अब अपने एक नए डेवलपमेंट बैंक को लेकर के सामने आई है जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हेजिमनी को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर आप इस ग्रुप को ध्यान से देखें तो इसमें 2 बड़े देश हैं, रसिया और सऊदी अरेबिया, जो दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। और खास बात यह है कि इसी ग्रुप में चाइना और इंडिया 2 ऐसे बड़े देश हैं जो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं। तो आप समझिए कि जब इस ग्रुप में दुनिया के 2 बड़े क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर देश और दुनिया के 2 बड़े क्रूड ऑयल कंज्यूमर देश शामिल हैं, तो सीधी सी बात है ये पूरा ग्रुप तेल को लेकर भी खेल करने वाला है। तो फिलहाल के समय में आप जानते हैं कि भारत और चीन ऐसे देश ऑयल को बाई करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, उनका पेमेंट डॉलर में करते हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया, यूएई और रसिया जैसे देशों के शामिल हो जाने के बाद, खास तौर से ईरान के भी शामिल हो जाने के बाद, मतलब इन 4 ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के शामिल हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये चारों देश ब्रिक्स में रहते हुए ये तय कर सकते हैं कि ये जो ऑयल दूसरे देशों को बेचेंगे, ब्रिक्स कंट्रीज को बेचेंगे, उसके लिए ये डॉलर में पेमेंट नहीं लेंगे, उसके लिए एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम भी विकसित किया जा सकता है। तो ये इस ग्रुप के कुछ फायदे तो होने वाले हैं,
लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में इस डेवलपमेंट को लेकर के इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखा जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ये समझ रहा है कि इस ग्रुप में इन नए देशों के ऐड होने के बाद इस पूरे ब्रिक्स का प्रभाव कम होने वाला है और यह वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज्यादा खतरा नहीं बन पाएंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसा क्यों सोच रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इस ग्रुप में कुछ ऐसे देश हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम को सपोर्ट करते हैं, यानी वो अथॉरिटेरियन रिजीम पर चलते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, चीन हो गया, यूएई हो गया। तो ये ऐसे देश है जो डेमोक्रेसीज नहीं है, इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है और ये डेमोक्रेसीज भी नहीं है। तो इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोच रहा है कि ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम इस ग्रुप में शामिल हुई है, इससे इस पूरे ब्रिक्स ग्रुप का प्रभाव कम होगा, क्योंकि ये जो देश शामिल हुए हैं ये ज्यादा झुकाव रखेंगे चीन की तरफ। ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसे देश जो कि एक डेमोक्रेसी है, उनकी तरफ इनका झुकाव कम रहेगा। तो यानी ये धीरे धीरे ये जो ग्रुप है एक चाइना लेड ग्रुप होगा और ऐसी स्थिति में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगेंगे इस ग्रुप में कि क्या वो भविष्य में चीन को सपोर्ट करेंगे, चीन की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चीन इस ग्रुप में अपने BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करने वाला है। चीन इस ग्रुप में अपने देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रमोट करने वाला है, साथ ही साथ अपने देश की मुद्रा को ब्रिक्स की ऑफिशियल करेंसी बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन इस ग्रुप का विस्तार इस तरीके से कर रहा है कि भविष्य में इस ग्रुप को G20 के पैरेलल एक ब्लॉक के रूप में प्रेजेंट किया जा सके, जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक हो। तो इसको करके चीन वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज तो करना चाहता ही चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी रिजीम को भी दुनिया में प्रमोट करना चाहता है। दुनिया को यह बताना चाहता है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आप हमारे सिस्टम को फॉलो कीजिए, डेमोक्रेसी को खत्म कीजिए। और ऐसी स्थिति में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना देशों की क्या भूमिका होगी, ये भी सवालों के घेरे में है। तो ब्रिक्स में इन सभी प्रोग्रेस को लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड काफी खुश है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब, जबकि ब्रिक्स एक समय पे लग रहा था कि यह वेस्टर्न वर्ल्ड को चुनौती दे सकता है, एक बहुत बड़े ब्लॉक के रूप में उभर सकता है, लेकिन जिस तरीके से, जिस रास्ते पर ये ग्रुप चल रहा है, उससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में यह ग्रुप केवल एक चाइना लेड ग्रुप होगा, जिस तरीके से SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक उसी तरीके से ये भी ग्रुप एक सुस्त ग्रुप ही बनकर रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। तो आपका क्या सोचना है ब्रिक्स के इस एक्सपेंशन के बारे में? क्या ब्रिक्स अपना एक्सपेंशन करके वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज कर सकता है, वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म कर सकता है, या यह ग्रुप केवल चाइना लेड ग्रुप बनकर रह सकता है, जहां पे भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी डेमोक्रेसीज का कोई खासा प्रभाव नहीं रहेगा? और भविष्य में यदि यह ग्रुप केवल चाइना लेड ग्रुप बन के रह जाता है, तो क्या भारत को इस ग्रुप में रहना चाहिए? क्या डेमोक्रेसीज को इस ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए? आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।